जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीडीओ भर्ती जो री एग्ज़ाम आपका होगा 26 और 27 जून को, तो उसी के लिए हम जीके का जो मॉक टेस्ट श्रृंखला हमने शुरू की थी, उस कड़ी में एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मॉक टेस्ट 50 प्रश्न है, इनका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता। दोस्तों, पंचगव्य में क्या चीज़ शामिल नहीं होती? तो देखो, जो गाय के दूध होता है, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ को पंचगव्य कहा जाता है। लेकिन तुलसी जो है ना, वो पंचगव्य का पार्ट नहीं बनता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, तुलसी को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों मैं बात करूं गाय की। अगर आपके एग्जाम में आए कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। नेक्स्ट, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वेदों के गद्य व्याकरण को क्या बोलते हैं हम? प्रकरण को ब्राह्मण बोला जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, हम बात करें वेदों के बारे में। दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। कितने वेद हैं? 4 वेद है। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। क्लियर। सबसे पुराना जो वेद है दुनिया में वो ऋग्वेद है। क्लियर। चलिए, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था? दोस्तों, मोहम्मद गोरी को हराया पृथ्वीराज चौहान ने। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। तो तराइन के युद्ध में हराया था मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो मोहम्मद गोरी है ना, मोहम्मद गोरी ने भारत पे 17 बार अटैक किया था। सही, इसने नहीं किया था, महमूद गजनवी ने किया था। मोहम्मद गोरी जो है ना, ये अपने गुलाम भारत में छोड़ गया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में थे? दोस्तों, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का जनक कहा गया, पैरट ऑफ इंडिया कहा गया, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, खुसरो ने अपने जीवन काल में 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? अली गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप है और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता है। ये आप याद रखिएगा। भारत में सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली जिस व्यक्ति ने शुरू की थी वो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है इल्तुतमिश। दोस्तों, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया और दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर भी माना जाता है। इल्तुतमिश ने एक लैंड रिफॉर्म शुरू किया था जिसका नाम था इक्ता प्रणाली। तो इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया भारत में? इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इल्तुतमिश ने ना एक जीतल नाम का सिक्का चलाया था, तांबे का जीतल और कॉपर का दाम। तो ये आप याद रखना, ये चांदी का जीतल ये सिक्का था आपका, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया बलबन। बलबन जो है ना, इसने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी और ये अपने आप को जिल्ले इलाही कहता है, सैड ऑफ गॉड कहता है, जिल्ले इलाही कहता है बलबन, याद रखिएगा दोस्तों। तो लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों यहाँ लिखा गया मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था और इब्न बतूता ने कौन सा ग्रंथ लिखा? रेहला ग्रंथ लिखा है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है बाबर। दोस्तों, बाबर मुगल वंश का फाउंडर है और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजु के बाबरी, तुर्की भाषा में, याद रखिएगा। वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। कहने का मतलब है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और पुर्तगालियों के बीच युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 1612 इसका सही जवाब, ऑप्शन सी, 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत जब आई तो किसका टाइम था, भारत में कौन राज करता था? अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। यहाँ पे लिखा गया सूरत। दोस्तों, सूरत ना, इसको भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है। सूरत को भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में हीरे की नगरी किसे कहा गया? सूरत को। और सूरत जो गुजरात में आता है, यहाँ पे एक बांध भी है, उकई डैम, उकई बांध, ये सूरत में है और ये उकई बांध तापी नदी पर है। क्लियर, याद रखिएगा। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी
अपना परिवहन किस वर्ष में शुरू किया था? परिचालन। तो दोस्तों पहली डेनिश कंपनी जो भारत में खुली वो 1616 में खुली थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये 18वीं शताब्दी के अंत तक सभी फैक्ट्रियाँ जो है अंग्रेज़ों के हाथ से बेचकर भारत से चले गए थे, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 108। कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन में, ये श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों पर घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से 15 किलोमीटर दूर है? दोस्तों श्रीरंगपट्टनम जो शहर है ना, ये टीपू सुल्तान का मतलब राजधानी भी है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। मैसूर जो है ये आपका कर्नाटक में है और चंदन के लिए बहुत फेमस है मैसूर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र दोस्तों ये मैसूर में ही है। भारतीय भाषा अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, मैसूर जो है ना, मैसूर में टीपू सुल्तान ने एक क्लब की स्थापना की थी जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। ये एक फ्रेंच क्लब है, फ्रेंच क्रांति से प्रभावित है, याद रखिएगा। जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब ये फ्रेंच क्लब है, याद रखना इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका बेंगलोर, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है और बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम भी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलगांव, मुझे बेलगांव से एक क्वेश्चन बता देता हूँ। 1924 का आईएनसी का सेशन हुआ था बेलगांव में, और बेलगांव सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। भारत के तटरक्षक की अकादमी कहाँ बनी है? दोस्तों हमारा जो कोस्ट गार्ड है इसकी अकादमी बनी है पहली, और वो मैंगलोर में बनी है, याद रखिएगा। कर्नाटक की बात हो रही है आपकी, पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया था कि श्रीरंगपट्टनम शहर कहाँ पर है, तो मैसूर से 15 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? दोस्तों भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कई अन्य देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया, और जो भी प्रावधान भारत की स्थिति के अनुकूल लगे उनको क्या कर दिया? भारत के संविधान में शामिल कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ थी जो भारत के संविधान के निर्माण में जो हिस्सा नहीं देता। तो दोस्तों अगर हम देखें ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है। रूस में समाजवादी क्रांति, बिल्कुल। और अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, बिल्कुल। लेकिन औद्योगिक क्रांति एक ऐसा घटक है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति। दोस्तों भारतीय संविधान की हम बात करें तो भारत का संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर अम्बेडकर। अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक मानते हैं हम। और ध्यान रखना ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। लेकिन हमारे संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा? वो व्यक्ति हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान को अपनी हाथ से लिखा है। और भारत में संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है, और दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान बनाने वाला देश अमेरिका है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? दोस्तों राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये जो मतलब लिखा गया है वो आर्टिकल 14 में लिखा गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए, आर्टिकल 14 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार जो है ना, ये कौन से भाग में आते हैं? दोस्तों मौलिक अधिकार आते हैं भाग 3 में। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, और मौलिक अधिकार हमारे संविधान में शामिल किए गए अमेरिका से लेकर, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया आपका अनुच्छेद 17, ये अनटचेबिलिटी की बात करता है। अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, ये इसकी बात करता है, याद रखिएगा, ठीक है। 13 ये विधि शब्द को परिभाषित करता है, विधि शब्द को परिभाषित करता है आर्टिकल 13। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 18(1) ये बात करता है भारत रत्न और पद्मश्री को, और 18 में क्या बात कही गई है? उपाधियों के अंत का प्रावधान है, याद रखना इसके बारे में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? शोषण के विरुद्ध अधिकार,
मतलब मानव तस्करी नहीं की जाएगी, साथ साथ किसी से बलात्कार नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल 23 इस बात का उल्लेख करता है, ठीक है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल के जो बच्चे हैं ना, इनको ज़बरदस्ती हानिकारक काम में आप नहीं लगा सकते। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 32 सुपर इम्पोर्टेंट। अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है? संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना। और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में रिट किस अनुच्छेद के तहत दायर की जाती है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत और श्रीलंका को पार करने वाली जलराशि कौन सी है? अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में ना आपको पाक जलसमुद्र मध्य मिलेगा। सही जवाब आपका ऑप्शन सी, ठीक है। पाक जलसमुद्र मध्य। और एक चीज़ ध्यान रखना, मन्नार की खाड़ी, ये जो भारत और श्रीलंका जुड़े हैं ना, ये तमिलनाडु के आसपास आते हैं। मन्नार की खाड़ी भी इसी भाग में आती है आपकी, मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों मैं बात करूँ श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये श्रीलंका की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की रुपया चलती है, रुपया। और श्रीलंका की राजभाषा बहुत आती है एग्जाम में, सिंगली। सिंगली श्रीलंका की राजभाषा है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है कोलंबो। याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ पर है? दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर जो है ना, ये तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु में। तो हम क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा के जो कि 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है के उत्तर में है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है, कन्याकुमारी। देखो एक मैप के थ्रू माने ये प्रायद्वीपीय भारत है, और ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ये आपका कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी भारत में वो जगह है जहाँ पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है। तो भारत में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन इस वाले भाग में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा के समीप शहर है? अच्छा, भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? सही जवाब होगा दोस्तों, पहले आप याद रखिएगा, गुजरात। देखो ऐसे मान लीजिए, एक मैप बना लेते हैं रफली। ये भारत का मैप है, ये रफली भारत का मैप है। तो यहाँ से गुजरती है आपकी ये कर्क रेखा। तो पहला गुजरात, गुजरात के बाद में कौन सा आता है? तो गुजरात के बाद में राजस्थान, यहाँ राजस्थान आएगा। राजस्थान के बाद में आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, यहाँ से त्रिपुरा आ जाता है, और उसके बाद में मिजोरम। तो कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ शहर जो है ना, वो त्रिपुरा का उदयपुर शहर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, त्रिपुरा का उदयपुर शहर। दोस्तों त्रिपुरा की बात करूँ तो त्रिपुरा कब बना था? 21 जनवरी 1972 को बना त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ पे ना एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, बहुत आता है आपके एग्जाम में। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। और राजबरी नेशनल पार्क, दोनों आप याद रखिएगा, राजबरी नेशनल पार्क और त्रिपुरा का एक है आपका क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं त्रिपुरा के आपको 3 डांस बताता हूँ, ठीक है, 3 डांस। जैसे आपसे पूछा जाए कि होजागिरी ये कहाँ का डांस है? होजागिरी कहाँ का डांस है? तो त्रिपुरा का। और ममिता डांस कहाँ किया जाता है? दोस्तों ममिता डांस ही त्रिपुरा में किया जाता है। एक और याद रखिएगा, गरिया डांस भी कहाँ का है आपका? त्रिपुरा का। तो ये 3 डांस आप याद रखिएगा त्रिपुरा का। तो कर्क रेखा के सबसे समीप शहर त्रिपुरा का उदयपुर है, ठीक है। कर्क रेखा कितने उससे गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल होता है, उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी का वो कठोर हिस्सा जिसमें आपका क्रस्ट शामिल है और क्या है, मेंटल शामिल है, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन डी स्थल मंडल बोला जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्थल मंडल पृथ्वी का कितना परसेंट है? लगभग 29% है, ठीक है। 71% तो जल है, आपका स्थल मंडल जो है वो 29% है। दोस्तों पृथ्वी की बात करूँ, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है, सही 6371 किलोमीटर। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं क्योंकि पानी की अधिकता है। और पृथ्वी जो है ना, एक चीज़ याद है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जिस पर जीवन संभव है, याद रखना इसके बारे में।
और पृथ्वी से एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि पृथ्वी पर जो मतलब द्रव्यमान है पृथ्वी का वो कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो दिन रात बनते हैं, दिन रात। और पृथ्वी जब परिक्रमण करती है तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट आपका अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है? अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा से 52 डिग्री दक्षिण में है, 52वां समानांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन डी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? कमेंट में लिख के बताइएगा। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? दोस्तों कर्क रेखा सऊदी अरब से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा सऊदी अरब से गुजरती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारत और सऊदी अरब से गुजरती है कर्क रेखा, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, सऊदी अरब में एक चीज़ आप याद रखिएगा, अल नफूद मरुस्थल कहाँ पर है? तो सऊदी अरब में है अल नफूद मरुस्थल। अल नफूद मरुस्थल कहाँ पर है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अगला, वर्ष 1965 में कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया। तो दोस्तों कौन सी फसल थी? तो सही जवाब होगा दोस्तों, वर्ष 1965 में धान की उपज के लिए एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था। ऑप्शन सी, धान की फसल के लिए। और ये जो एमएसपी है ना, वो कृषि लागत मूल्य आयोग निर्धारित करता है, कृषि लागत मूल्य आयोग। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, धान जो है वो खरीफ की फसल होती है। अभी आपके एग्जाम में आए कि धान किसकी फसल है, तो खरीफ की फसल है। क्लियर। और उत्तर प्रदेश में जो तराई का क्षेत्र है, तराई के क्षेत्र में धान जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है, उसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका, अगर आपसे पूछे कि भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। ठीक है, कपास जो है इसको सिल्वर फाइबर बोलते हैं, सिल्वर फाइबर। और कपास जो है ना, ये खरीफ की फसल है। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, नागपुर, याद रखिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा गया है तंबाकू अनुसंधान केंद्र गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन जो कि एक उत्तेजक पदार्थ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की विशेषता है? दोस्तों मिश्रित खेती क्या होती है? जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित खेती कही जाती है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित खेती कहलाता है, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। दोस्तों भंडारण की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी कृषि विपणन के मुख्य दोषों में शामिल है, जबकि अनुकूल मंडी कृषि विपणन के लिए लाभकारी है। सही जवाब क्या होगा? अनुकूल मंडी, ये आपका कृषि विपणन का दोष नहीं माना जाता। दोस्तों कृषि किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। कभी क्वेश्चन आए कि कृषि किस सूची का विषय है, राज्य सूची में आता है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? दोस्तों नेपाल के साथ यूपी के 7 जिले लगते हैं आपके। ठीक है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, और बलरामपुर है, और श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है, 7 जिले। लेकिन सीतापुर कहीं भी नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता। ठीक है दोस्तों, सीतापुर को नैमिषारण्य की भूमि कहा जाता है। एक बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है यहाँ पे, नैमिषारण्य का मेला, याद रखिएगा। और टोडरमल का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों टोडरमल का जन्म जो हुआ था वो सीतापुर में तो हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये नेपाल के साथ लगती है। और 579 किलोमीटर लंबी जो सीमा है वो भारत मतलब उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ साझा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जो जिनके किनारे स्थित है। गंगा नदी, दोस्तों गंगा नदी बिठूर, राप्ती नदी गोरखपुर, गोमती नदी जौनपुर, सई नदी प्रतापगढ़, सई नदी प्रतापगढ़। तो अब आप देख सकते हैं कैसे मिलान करता है। पहले मतलब ए वाला जो है वो 2 से मेल खाता है, बी वाला जो है वो 4 से मेल खाता है, गोमती नदी जौनपुर 1 से मेल खाता है, और डी वाला 3 से मेल खाता है, यानी कि 24-13। सही जवाब क्या बनना है? 24-13। तो आप देख सकते हैं आप 24-13।
24-13 कहाँ बनेगा आपका आंसर 24-13 ऑप्शन डी 24-13 याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये गोमती नदी वाला क्वेश्चन बहुत याद रखना, गोमती नदी ये बड़ा आता है एग्जाम में क्वेश्चन, और गोमती नदी जौनपुर में, याद रखना जौनपुर। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। दोस्तों इन ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है ना वो संत रविदास नगर है, भदोही सबसे छोटा है आपका, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कन्नौज लिखा हुआ है दोस्तों। कन्नौज को भारत की इत्र नगरी कहा जाता है, भारत की इत्र नगरी। हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, हींग के लिए हाथरस, हींग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सी जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती। दोस्तों पहली बात तो आप याद रखना, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और कौन से जिले की सीमा नहीं लगती, तो अलीगढ़ की सीमा नहीं लगती है। बाकी इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा, ठीक है, आगरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सारे आपके मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ यूपी की, अलीगढ़ उसमें शामिल नहीं होता। दोस्तों यहाँ पे ना एक लिखा गया है इटावा, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश की एकमात्र लॉयल सफारी है। इलाहाबाद वर्ष 1858 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था, याद रखिएगा, एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनने वाला शहर वो इलाहाबाद है, क्लियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल या वाणिज्यिक फसल जो है ना वो आपकी गन्ना है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, गन्ना। और गन्ना जो है ना ये आपकी खरीफ की फसल में आता है। दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र वो आपका लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, क्लियर। चलिए उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो ये लखनऊ में है, आलमबाग में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल मतलब एसोचैम यूपी की स्थापना कब की गई। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना जो की गई है वो 1976 को की गई है, 5 अक्टूबर 1976। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मतलब कार्य कब से शुरू किया है इसने, तो 1977 से। उत्तर प्रदेश में भारतीय, अच्छा एसोचैम की स्थापना पूछी है ना, तो एसोचैम जो बना है यूपी में वो 1994 में बना है, ऑप्शन बी इसका सही है, एसोचैम पूछा है चलिए, तो 1994 में बना है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लेता है एग्जाम में आपके। अच्छा भारत में अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1994 में शुरू किया था, फिर टाइगर नहीं, प्रोजेक्ट लाल पांडा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 129, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर होते हैं, ठीक है। सही जवाब क्या होगा आपका, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन और रिसीवर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। दोस्तों ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब, POP3 की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा ये तो क्या है आपका ईमेल को प्राप्त करने के लिए, जबकि ईमेल को भेजने के लिए अगर आप ईमेल भेजेंगे तो SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ईमेल का जनक कौन है, रे टॉमलिंसन, ईमेल का जनक कौन है, रे टॉमलिंसन, ठीक है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग भाषा रही है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कौन सी ऐसी भाषा नहीं है, तो सी भाषा सामान्य उपयोग में आने वाली कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा है, जबकि पर्ल, रूबी, पाइथन प्रयोजन आधारित प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, याद रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसने पूछा नहीं है, तो जो है सी जो है ना वो सामान्य उपयोग में आती है, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बाकी पर्ल, रूबी ये सब आपकी कैसी है, ये प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संख्या परिणाम स्वरूप 1 0 1 0 1 1 देगी, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा आपका इसका सही जवाब क्या, इसको निकालना पड़ेगा फिर तो,
ऑप्शन ये बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ये आप इसको रट लीजिएगा क्योंकि ये तो निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपका ऐसी डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संख्या का परिणाम 1 1 1 0 1 0 होगा? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों? इसका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, बाइनरी की ना एक खास बात होती है, बाइनरी में आप दो ही अंकों को यूज़ करते हैं, 0 और 1 को। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प क्लास मतलब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है? तो दोस्तों, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? तो व्हील, बैरो, सरोता, नेक्स्ट वाटर आदि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जिसमें भार मध्य में होता है और आयास और आलम किनारों पर होते हैं। तो सरोता जो होगा इसका सही जवाब होगा, या व्हील, बैरो, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन दोस्तों एक अर्धचालक की भूमिका निभाता है और ये एक उपधातु होती है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, उपधातु। सिलिकॉन जो होता है इसका संकेत ऐसा ही होता है, और सिलिकॉन से हम चिप बनाते हैं, जो माइक्रो चिप होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक चिप वो जो बनते हैं वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर होता है इसलिए। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जाती है? दोस्तों, विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण व इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया के द्वारा जो उच्च शुद्धता की धातुओं प्राप्त की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? वो लीवर होता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जिगर। ठीक है, सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव पावर लीवर की होती है और लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया आपका गुर्दा। गुर्दा यानी कि किडनी, और किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये किडनी की इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होती है? गुर्दे में तो होती है। फेफड़ा मानव का श्वसन अंग है। मानव का मुख्य श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़ा ही होता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिदिन क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और मस्तिष्क के को आवेगों का आदान प्रदान करता है? दोस्तों, मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान कौन करेगा? दोस्तों, मेरुदंड एक लंबी सी पतली नलिका की समान संरचना होती है जो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। यह संदेशों को मस्तिष्क से अंग तक और अंग से मस्तिष्क से ले जाने में कार्य करता है। सही जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेरुदंड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मस्तिष्क की जांच के लिए आप क्या करोगे? तो ईईजी किस अंग के लिए यूज होती है? मस्तिष्क के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। लेकिन ईसीजी हृदय के लिए होती है, याद रखिएगा। और हमारे मस्तिष्क की इकाई क्या है? न्यूरॉन। हमारे मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती हैं तो न्यूरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? दोस्तों, हृदय की धड़कन को और जो श्वसन है उसका केंद्र कहाँ होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मेडुला ऑब्लांगाटा। फर्स्ट मस्तिष्क में आता है मेडुला ऑब्लांगाटा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो उल्टी का केंद्र भी होता है आपका मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया आपका हृदय। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और एक धड़कन बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हृदय जो है ना, मानव का हृदय कितने चंबर में विभक्त होता है? 4 चंबर में मानव का हृदय विभक्त होता है। नेक्स्ट आपका, अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, अगस्त 2022 में महिला सम्मेलन का 10वां सम्मेलन हुआ वो शिमला में हुआ था। शिमला। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में। हिमाचल की राजधानी शिमला। नेक्स्ट आपका, जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वो था आपका 7वां। ऑप्शन सी। दोस्तों, मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का एरिया है 240,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये संपूर्ण भारत का 7.33% है। 7.33%। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, जुलाई 2002 में स्वास्थ्य 2022 में स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव का अधिकार घोषित करने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसने
सदस्यों ने मतदान किया। दोस्तों जो पर्यावरण का अधिकार है वो एक मानव अधिकार है और ये कितने देशों के इससे साइन हुआ था, 193 देशों में मतदान किया, जिसमें से 161 देशों ने पक्ष मतदान किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पर्यावरण, तो बस एक चीज़ याद रखना, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी में है। केन्या की राजधानी नैरोबी, याद रखिएगा। जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महत्तम स्थलों की सूची में किन दो घाट के स्थलों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा कि जो 50 महत्तम स्थल टाइम मैगजीन ने मतलब दिए हैं, इसमें भारत में जैसे अहमदाबाद और केरल, तो अहमदाबाद और केरल, सही जवाब आपका ऑप्शन बी, अहमदाबाद और केरल। याद रखिएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और मसालों का बगीचा केरल। नेक्स्ट आपका अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग सत्र 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। दोस्तों सबसे महंगा खिलाड़ी जो बिका है वो बिके पवन शहरावत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पवन शहरावत ने तमिल और खिलाड़ी कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के पहले मेगा निदेशक नियुक्त हुए, नल्ला खम्बी कलाई चंदी। ऑप्शन ए का सही जवाब है। नेक्स्ट आपका 31वां ब्याज सम्मान किसको मिला था। जैसे 31वां ब्याज सम्मान जो मिला वो असगर बजाहत को मिला था, ठीक है, उनके नाता महाबली के लिए असगर बजाहत। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया। MSP को और पारदर्शी बनाया जाए, इसके लिए जो समिति बनाई है वो है संजय अग्रवाल। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, संजय अग्रवाल समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग विश्व के पर्यावरण आंदोलन को बची हुई साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक लिखी है ना, किसने लिखी है, तो वो लिखी आपकी रेचल कार्सन। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, रेचल कार्सन, ठीक है। कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक है, डार्क कैपिटल। कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक है, डार्क कैपिटल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है। दोस्तों नगरीकरण और औद्योगिकीकरण विकास पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक होता है। सही जवाब क्या होगा आपका कि ये संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के सबके लिए हानिकारक है, याद रखें। ऑप्शन डी दोस्तों ये थे 50 जिनका अभ्यास हमने किया। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। बाकी मिलता है अगले लेक्चर के साथ।